हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले वेंकीज शेयर के बारे में। जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में इसकी शेयर होल्डिंग रखी है, या फिर ऐसे लोग जो कि सोच रहे हैं कि वेंकीज का जो स्टॉक है वो उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गया है और ये अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करने की, तो उन लोग के लिए भी ये जो वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे की फैक्टर जो है वो इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट और उसी के साथ स्ट्रेंथ वीकनेसेस, और हम डिस्कस करेंगे चार्ट एनालिसिस, जहां पे हम बात करेंगे इसके सपोर्ट और टारगेट्स के बारे में। अगर हमारे वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इंडिया में रेगुलेटेड पोल्ट्री मार्केट में वेंकीज जो है ये एक लार्जेस्ट प्लेयर है। इनके अराउंड 14 एक्सप्रेस आउटलेट्स हैं और इन्होंने डेवलप किया है पैन इंडिया प्रेजेंस वीआईएल यानी कि वेंकीज इंडिया लिमिटेड के साथ। वीआईएल जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एसपीएफ एग का एशिया में। इसी के साथ जो इनकी पेरेंट्स ब्रीड है ये भी लार्जेस्ट सेलिंग ब्रीड है इंडिया की। अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो ये प्रोड्यूस करते हैं डे ओल्ड लेयर एंड ब्रॉयलर चिकन। इसी के साथ उन्होंने एक फैसिलिटी मैन्युफैक्चर की है जहाँ पे ये ह्यूमंस के न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोडक्ट और उसी के साथ पेट्स के फूड एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हम यहाँ पे इनके प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो ये इंक्लूड करते हैं ब्रॉयलर ब्रीडर और बहुत सारे यहाँ पे रेंज बेस्ड प्रोडक्ट्स। इसी के साथ ये कंपनी ऑयल सीड, एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट और पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट में भी बिजनेस करती है। अब हम बात करते हैं इसकी इन डिटेल फाइनेंशियल्स के बारे में। तो देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है इसका 3175 करोड़ का। लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 2253.95 पे। पी रेशियो अगर हम देखें तो वो है 11.86, जो कि सेक्टर पी 44.88 से बहुत कम है, जो कि यहाँ पे अट्रैक्टिव वैल्यू प्राइसिंग यहाँ पे दिखाती है। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल की बात करते हैं तो इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ ऑन एन एवरेज यहाँ पे -1.15 है, जबकि वेंकीज कंपनी की यहाँ पे है 7.86%, जो कि बहुत अच्छी यहाँ पे दिखा रही है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 2018 से लेके 2021 तक यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दी गई है, जबकि यहाँ पे 2020 से अगर हम कंपेयर करें तो वो यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। रीज़न 2020 में कोरोना पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंपनी जो है वो यहाँ पे इनकी जो प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट था वो इम्पैक्ट हो गया था। इबिटा अगर हम देखें तो 414 से वो 424 बढ़ गया है। नेट इनकम इनका 199 से 267.75 करोड़ हो गया है। ईपीएस जो है वो 141.77 से 190। अब अगर हम इसके रेशियोज की बात करें तो देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.16 है, बहुत ही कम है, जो कि बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। इसका 3 साल का सीएजीआर नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो 15.79% है। आरओसी 33.43%, आरओई 24.24% और पीबी रेशियो जो है 1.98% का। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मेजर जो हिस्सा है वो प्रोमोटर के पास है 56.11%, जो कि यहाँ पे ट्रस्ट दिखाता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, और इनको पता है कि आने वाले सालों में ये जो कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे अच्छा ला के देगी। और 43% जो है वो है पब्लिक का, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर, और बाकी जो यहाँ पे 0.74 और 0.14 है वो एफआईआई और डीआई यहाँ पे लेकर चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की। तो देखिए, सबसे पहला जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो नेट कैश फ्लो यहाँ पे है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो आ रही है वो यहाँ पे बढ़ रही हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। उसी के साथ इनका जो एनुअल ईपीएस ग्रोथ है ये भी स्ट्रांग है। ये भी हमने 2018 से लेके अभी तक अच्छी बढ़ते हुए दिखाई दी है। जीरो प्रमोटर प्लेज है, यहाँ पे कोई प्रमोटर ने अपना प्लेज नहीं रखा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। इसी के साथ लो डेप्ट कंपनी है। एफआईआर और एफपीआई इंस्टीट्यूशन ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे बढ़ाई है। ये बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कंपनी के लिए। अब वीकनेसेस देखते हैं। वीकनेसेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द रीज़न अगर हम देखेंगे लास्ट 4 क्वार्टर्स की, तो देखिए पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे जो बिजनेसेस से इम्पैक्ट हुए थे, और उसमें ही जहाँ पे पोल्ट्री के फार्म है वहाँ पे भी कोरोना हो सकता है। इसकी वजह से ये जो पोल्ट्री फार्म वाले बिजनेसेस है वो भी इम्पैक्ट हो गए थे, और इसी की वजह से इनका जो नेट सेल है वो कम हुआ और कंपनी का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन करते हुए दिखाई दिया। उसी के साथ जो दूसरा वीकनेस है वो है वीक मोमेंटम। प्राइस जो अभी चल रही है वो बहुत ही शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ही चल रही हैं, इसलिए ये दो वीकनेसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन अगर आप यहाँ पे स्ट्रेंथ को देखते हैं तो उसके सामने ये जो वीकनेसेस हैं ये इतने स्ट्रांग नहीं हैं। इसलिए स्ट्रेंथ की तरफ अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो ये आने वाले सालों में मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकता है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। तो देखिए, न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो 4 फेब को न्यूज़ आई थी इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, जहाँ पे इन्होंने बताया कि इनके जो स्टैंड अलोन दिसंबर के जो नेट सेल हैं वो बढ़कर यानी कि 17.91% ईयर ऑन ईयर से बढ़ गए हैं और हो गए हैं अभी 1098.50 करोड़ की, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे नेट सेल तो इन्होंने बता दिया है ये बढ़ गए हैं, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए 21.63 करोड़ ही है, जबकि लास्ट ईयर में ये था 106.5 करोड़, मतलब 79.69% की डाउनसाइड यहाँ पे दिखाई दी गई है। ये कंपनी के लिए पॉजिटिव बात नहीं है और इसी की वजह से ये जो स्टॉक है यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है। इसी के साथ इन्होंने बताया कि इबिटा जो है वो भी 72.91% से घट गया है और घटकर हो गया है 42.50 करोड़ का, जबकि लास्ट ईयर में ये था 156.86 करोड़। इसी के साथ इसका जो ईपीएस है वो भी 15.35 हो गया है, जो कि था लास्ट ईयर 75.60, और इसी के चलते हुए इसकी जो क्लोजिंग है वो डाउन साइड में यहाँ पे दिखाई दी गई है। अब हम देखते हैं रीज़न क्या है। ऐसा क्या हो गया है कि नेट सेल तो हमारे बढ़ गए हैं, नेट सेल बढ़ने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट कैसे क्या कम हो गया। तो देखिए, ये जो बात है ये उन्होंने यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में बताई है। यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया है इनके जो दिसंबर क्वार्टर के जो नेट सेल है वो है 1098.50। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो देखिए, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल्स कितना हुआ है 860 करोड़ का, मतलब आपने इतना सेल तो कर दिया लेकिन रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा है 860 करोड़ की। मतलब अगर 1098 में से अगर हम कॉस्ट की प्राइस हटा दें तो हमारे पास बचेगा ही कितना, हार्डली 230 से लेके 50 के आसपास ही। लेकिन यहाँ पे ही हमारा एक्सपेंडिचर ख़त्म नहीं होता है, उसी के साथ जो कंपनी को उसके लिए ट्रेडेड गुड्स लगते हैं या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट है, उसी के साथ डिप्रिसिएशन है और अदर एक्सपेंसेस हैं, वो अगर हम यहाँ पे मिला दें तो हमारे हाथ में कितना आता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स वो भी यहाँ से अगर हम कट कर देते हैं तो हमारा सारा टैक्स हटा के रॉ मटेरियल कॉस्ट सब कुछ घटा के यहाँ पे हमारे हाथ में आता है सिर्फ 21.63 करोड़, जो कि बहुत कम है। और हमारी मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो हो जा रही है हमारी इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल जो कंजप्शन यहाँ पे लग रहा है उसमें। तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो यहाँ पे रॉ मटेरियल में यूज़ हो रही है और जो बहुत महंगी पड़ रही है कंपनी को। और वैसे तो जनरली होता क्या है, जब भी कोई रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है तो कंपनी क्या करती है, वो जो प्राइस है वो जो कंज्यूमर की प्राइस को जो देते हैं उसमें वो ऐड कर देते हैं और वो प्राइस जो है कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो रॉ मटेरियल की जो प्राइस बढ़ी हुई है ये कंपनी कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पाई है और उसी के चलते हुए ये घाटा उनको अपने कंजम्पशन में यानी कि एक्सपेंडिचर में उठाना पड़ा और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है नेट प्रॉफिट में। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि यहाँ पे रॉ मटेरियल में आती हैं। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने वीएच ग्रुप का जो प्रॉफिटेबिलिटी, वीएच ग्रुप जो इसकी पेरेंट कंपनी है वेंकीज की, उसके बारे में उन्होंने बताया है। रॉ मटेरियल जो है उसमें की इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेज और सोयाबीन प्राइजेस, और मेज जो है ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी और कॉन्स्टिट्यूट करता है 60% ऑफ द फीड जो चिकन्स को देते हैं। और उसी के साथ सोयाबीन में ये भी एक प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो कि 30% ऑफ द फीड होता है, मतलब 65% से लेके 30% दोनों का अगर मिला दे ऑलमोस्ट 95% का जो फीड होता है वो मेज और सोयाबीन से आता है। और सोयाबीन के जो प्राइजेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और वही बात है जिसकी वजह से इनका जो इनपुट प्राइस है वो भी सिग्निफिकेंटली यहाँ पे बढ़ गई है और ये ऐड हो गई है उनके एक्सपेंडिचर में एज अ रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर इनकी बढ़ती है तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर इनके बढ़ते हैं और जो नेट प्रॉफिट है वो घटते हुए हमें दिखाई देगा। इसी के साथ इन्होंने यहाँ पे बताया है कि सोया की जो प्राइजेस है वो अभी डिक्लाइन हो रहे हैं 47,000 पर मिलियन टन मई से अभी हो गए हैं 41,000 पर मिलियन टन सितंबर में। मतलब सोयाबीन के जो प्राइसेस है वो थोड़े घट रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं और गवर्नमेंट भी यहाँ पे जो प्राइसेस है उसको कंट्रोल कर रही है। उसी के साथ मेज के जो भी प्राइसेस है वो भी यहाँ पे मई से लेके सितंबर तक डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है सारी कंपनीज के लिए। और उसी के साथ हार्वेस्टिंग सीजन आ रहा है सोया और मेज का, तो इसके चलते हुए हमें जो प्राइस है वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, एक तो स्टेबल रहेगी या तो फिर डिक्लाइन करेगी आने वाले मंथ्स में। तो ये
ये थोड़ी राहत की बात हो सकती है वेंकीज के लिए। अब हम दूसरी पॉजिटिव की बात करते हैं। तो देखिए पॉजिटिव में यहाँ पे 13 दिसंबर को न्यूज़ आई है, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि वेंकी ये सेटअप करने वाले हैं नए प्लांट मैन्युफैक्चर करने के लिए वेटरनरी मेडिसिन और प्रोडक्ट। तो ये जो नया प्रोडक्ट है ये अंडर एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट सेगमेंट में आता है, जो कि इन्होंने सातारा महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ये बनाने वाला है। और इसकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो दिसंबर 2021 में शुरू होने वाली है और बाय मार्च 2022 ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और जो प्रोडक्शन है वो जून 2022 से शुरू होने वाला है। अगर हम ब्रोकरेज कंपनीज की बात करें तो HDFC सिक्योरिटीज ने यहाँ पे वेंकीज पे बाय कॉल दी है, टारगेट प्राइस दी है उन्होंने 2875 और इसका जो टेन्योर है वो उन्होंने 3 मंथ्स का बताया है, मतलब दिसंबर से लेके जैन फेब मार्च तक ये टारगेट अचीव होनी चाहिए, ऐसा HDFC सिक्योरिटीज का मानना है। अभी हम बात करते हैं वेंकीज के चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने ये वीकली चार्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया है क्योंकि हमको बड़ा पिक्चर देखना है, क्योंकि करेक्शन जो है वेंकीज में वो भी बहुत ऊपर के लेवल से आया है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 2019 में इसने जुलाई में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था और ये जो इसकी नेकलाइन है ये इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद बहुत ही बड़ा टारगेट जो है ऑलमोस्ट 3800 से लेके 4000 के आसपास उसने टच करके वहाँ से करेक्शन शुरू हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारे सपोर्ट का है। तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं क्लोजली तो यहाँ पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे बनाई हैं। ये एक तो है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और यहाँ पे नीचे की जो है सपोर्ट ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस के पास जितनी बार भी आता है वहाँ से हमें गिरावट ही यहाँ पे दिखाई दे रही है, सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये तोड़ नहीं पा रहा है। सपोर्ट लाइन जो यहाँ पे है ये इसने मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट की थी 2-3 बार और ये जो 4th टाइम इसने टेस्ट की उसके बाद रिजल्ट भी यहाँ पे खराब आए। जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रही है वो भी यहाँ पे इम्पैक्ट होगी। इमोशन जो है यहाँ पे मार्केट के खराब हो गए और उसी के चलते हुए देखिए यहाँ पे इस वीक में ये जो ब्रेकडाउन दिया है हमारी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये इसने तोड़ दिया है। तो देखिए ये जो चार्ट पैटर्न अगर आप देखते हैं तो ये बनता है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न डायरेक्शन लेस होता है और हमें ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट की वेट करनी पड़ती है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसने ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर दिया है। तो ब्रेक डाउन अगर किया है तो हमारे पास सपोर्ट कहाँ है। तो देखिए ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने नेक्स्ट बनाई है ये एक सपोर्ट का काम करेगी जो कि ऑलमोस्ट 2000 के आसपास है। ठीक है, मतलब यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया था ये स्ट्रेट ऊपर गया था, अभी यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है नहीं, तो यहाँ से अगर गिर रहा है तो ये 2000 के आसपास मतलब 1000 यहाँ पे 1930 का यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे गिरावट थमते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा इसके रिवर्सल का। रिवर्सल यानी एक तो इसने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनानी चाहिए और ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो उसके बाद हम अप ट्रेंड यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, या तो फिर अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और यहाँ से एक बाउंस देता है, लेकिन उसके लिए नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, अभी तक जो ये सपोर्ट का काम कर रहा था ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन अब काम करेगी रेजिस्टेंस का। मतलब अगर ये नीचे भी जाता है तो उसके बाद अगर ये ऊपर आता है तो उसके लिए ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, और जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर आता नहीं तब तक इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में ही सही अप ट्रेंड यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि ये जो लेवल है, स्टॉक जो है, कंपनी जो है वो बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स भी उसके बहुत अच्छे हैं। ये कंपनी ऐसी है कि गिरावट में भी अगर आपको मिलती है तो ये एक्युमुलेट करनी चाहिए। तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे निवेश नहीं किया है, एक तो वो रिवर्सल का वेट करें, या तो फिर एक बार ये जो स्टॉक प्राइस है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे स्टेबल होते हुए दिखाई दे और एक रिवर्सल साइन यहाँ से अगर दिखाई देता है तो वहाँ पे बाय करने की राय रहेगी। अभी तक इस स्टॉक में बाय की कोई राय नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये गिरावट में है अभी और इसका वेट करना है। और जब ये यहाँ से रिवर्सल के साइन दिखाता है और ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये भी अगर ब्रेक करता है, अगर आपको निवेश ही करना है तो आप सिप में भी कर सकते हैं। मंथली आप इसमें एक तो जो लेवल है हमारे ये लेवल पे आता है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी, और अगर उसके बाद भी अगर गिरता है तो भी आप उसको मंथली बेसिस पे कुछ एडिशन छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में 5 क्वांटिटीज़ है, 10 क्वांटिटी, जो भी आपकी रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब इसमें तेज़ी कब बनेगी, तो देखिए तेज़ी ये तभी बनेगी जब ये 2400 की जो लेवल है यहाँ के आसपास यहाँ पे सस्टेन करेगा और ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेक करेगा। जैसे ही ये इसे ब्रेक करेगा तो हमारा फर्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा 2800 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमारा इमीडिएट यहाँ से जो टारगेट है, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है या तो फिर यहाँ से बाउंस देता है, अगर ये यहाँ से बाउंस भी देता है तब भी इसे ये जो रेजिस्टेंस है
इसका हमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा और जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा तो इमीडिएट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 2800 का। और अगर ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन करता है मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म के हिसाब में, तो हमें उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट है वो दिखाई देगा 3200 का, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये फिर से 3800 का थर्ड इसका जो हर्डल है यहाँ पे भी दिखाई दे सकता है, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।